नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बंगाल का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ममता बनर्जी ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि हमने सारे पैतरे तो आजमा लिए। अब कुछ जो करना है वो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया, अब सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां अब अपने काम पर लग गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सारे दांव पेच फेल होते जा रहे हैं। तो अब करना क्या पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन तो अभी तक है। ये एसआईआर की प्रक्रिया और उसके बाद जो सुनवाई हुई डाउटफुल वोटर के ऊपर, उसके अलावा जो वोट काटे गए और काटे गए वोट में जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया गया, उसके बाद इस वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया। यानी पहले चरण के लिए 7 तारीख को, दूसरे चरण के लिए 9 तारीख को। तो उसके बाद से ममता बनर्जी का कैलकुलेशन खराब होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कंफ्यूजन अभी तक है कि कोलकाता में जो वोट कटे हैं वो किसके कटे हैं। क्या हमारे सपोर्टर्स के कटे हैं, या फिर उसमें से 10, 20, 25% वोट भारतीय जनता पार्टी को भी जाते थे। यह कैलकुलेशन अभी चल रहा है कोलकाता के अंदर। 5 जिले जहां पर ममता बनर्जी का वर्चस्व हुआ करता था, यानी कि मालदा में, उत्तरी दिनाजपुर में, 924 परगना में, मुर्शिदाबाद में, ये 5 जिले जहां पर ममता बनर्जी पूरे किला बनाकर रखी थी कि 90% सीटें तो हमारी ही होगी। उन जगहों पर भी इक्वेशन बदल गया है। जो तरीके चुनाव आयोग ने आगे लगाए, जो ब्रेक लगाया इनके किलेबंदी के ऊपर, इनके डेमोग्राफी चेंज के बाद की बदली हुई परिस्थितियों के ऊपर, उसके कारण इन 5 जिलों के 107 विधानसभा सीटों में ममता बनर्जी का इक्वेशन खराब हो गया है। इन्हीं 5 जिलों से आगे जो डाउटफुल वोटर की लिस्ट आई थी, उसमें 27 लाख में से 15 लाख वोट कटे हैं इन्हीं 5 जिलों से। और ममता बनर्जी बुधवार रिपोर्ट मांग रही है कि पहले इसके जो चुनाव हुए थे 2021 में, उसमें हर बूथ पर हमारे वोट कितने थे, और इस बीच जिन बूथों पर हमारा 90% पोल हुआ था, उन जगहों पर इस बार वोट कितने बचे हैं, कितने कटे हैं, ये सारी रिपोर्ट में उलझी हुई है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां जाकर ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा कि अब तो भ्रष्टाचार वाली सरकार खत्म होगी, और फिर उसके बाद जांच एजेंसियां और ज्यादा एक्टिव हो गई। ईडी कोलकाता का माहौल बदलने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में इसलिए माहौल बदल रहा है क्योंकि ईडी ने ताबड़तोड़ छापे शुरू कर दिए हैं। अभी शुरुआत हुई है, और वो भी पार्थो चटर्जी के ठिकानों पर, प्रसन्न कुमार रॉय के ठिकानों पर। ये दोनों ही एसएससी घोटाला यानी शिक्षक भर्ती घोटाला में फंसे हुए थे, और अभी प्रसन्न कुमार रॉय जेल के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी को पिछले साल ही जमानत मिली थी। जमानत पर बाहर आया, और बाहर आने के बाद सोचने लगा कि अब क्या है, ये जमानत नहीं इक्वेटल है, अब तो हम जेल जा ही नहीं सकते, अब तो हमारे खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती। ईडी उनसे पूछताछ के लिए बार बार समन भेज रही थी कि आओ कोऑपरेट करो, बताओ तुम्हारा आका कौन था, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो आप थे। लेकिन क्या शिक्षा मंत्री ही सर्वे सर्वा था? क्या मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं थी? ये जो पूरे घोटाले हुए हैं, तो क्या सारा पैसा आप अकेले खा गए, अपने गर्लफ्रेंड के साथ ये सारे घोटाला कर लिए, या फिर इसमें और मंत्री फंसा हुआ है, या फिर मुख्यमंत्री की कोई भूमिका भी है? ये सारी बातें तो अभी पर्दे के पीछे ही हैं। अभी वो जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्योंकि उसे लगता है कि ममता बनर्जी अभी भी पावरफुल है। अगर हम आगे कुछ और लोगों का नाम ले लिया, टीएमसी के कुछ नेता और फंस गए, या फिर ममता बनर्जी के बारे में कुछ रिवील कर दिया, तो फिर हमें छोड़ेगा नहीं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अलग अलग घोटाले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में हुई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, लेकिन वो कहता है नहीं हम तो ईमानदार हैं। सत्येंद्र जैन बेईमान हो सकता है, मनीष सिसोदिया बेईमान हो सकता है, विजय नायर बेईमान हो सकता है, संजय सिंह भी बेईमान हो सकता है, लेकिन हम कट्टर ईमानदार हैं। इन लोगों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, और हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं है,
क्योंकि हम मुख्यमंत्री रहते हुए कोई पोर्टफोलियो अपने पास रखे नहीं है। ममता बनर्जी तो सारे पोर्टफोलियो भी रखी है, उनका दबाव भी है मंत्रियों के ऊपर। एक भी ऐसा मंत्री नहीं जो ममता बनर्जी के पूछे बिना कोई फैसला ले सके। तो ऐसे में पार्थ चटर्जी तो बताएगा ही, आज न कल बताएगा कि ममता बनर्जी के साथ क्या डील हुई थी। इस पूरे घोटाले में जो सैकड़ों करोड़ रुपए ये वसूले गए, क्या पार्थ चटर्जी अकेले खा गया, या फिर पार्टी फंड में कितना पैसा दिया, या फिर सीएम ऑफिस में कितना पैसा भेजा, या फिर अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की आड़ में कितना पैसा वसूली किया, ये सारी जानकारी तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए जमानत मिलने के बाद भी ईडी ने लगातार 3 समन भेजे पार्थ चटर्जी के पास। एक समन भेजा कि आप पूछताछ के लिए आओ, कोऑपरेट करो, लेकिन पार्थ चटर्जी ने उसको इग्नोर कर दिया। दूसरा समन भेजा, फिर वो इग्नोर कर दिया। तीसरा समन भेजा, फिर भी इग्नोर कर दिया। तो कितने दिन इग्नोर करोगे? ईडी की टीम उसके घर पर पहुंच गई और फिर दस्तावेज खंगालना शुरू हुआ। कुछ दस्तावेज तो मिले, लेकिन पार्थ चटर्जी से पूछताछ घंटों हुई और उसके बाद कहा गया अगली बार से जब बुलाया जाएगा आना पड़ेगा। जमानत मिली है, ये आरोप से मुक्ति नहीं मिली है, अभी सजा तो होनी बाकी है। ईडी ने उसके अलावा प्रसन्न कुमार राय के कार्यालयों पर भी छापेमारी की। अभी प्रसन्न कुमार राय तो जेल के अंदर है, लेकिन कुछ जानकारी मिली थी ईडी की टीम को कि उसने कुछ इस घोटाले से जुड़े हुए राज अपने कार्यालय में छिपा कर रखा है। इसलिए वहां भी रेड हुआ। 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोलकाता में माहौल और भी बदल गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी अभी पश्चिम बंगाल में ही हैं और अमित शाह ने तो कह दिया है अगले 15 दिनों तक टेंट तंबू गाड़ कर रखे हैं, नाइट स्टे करेंगे अलग अलग इलाकों में। वहां पर जो ये भद्र मानुस इधर उधर की बातें करते हुए ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे थे, वो इंटरैक्ट करें, इंटरैक्शन उससे भी होनी चाहिए और वो बताएं कि ममता बनर्जी का सपोर्ट क्यों किया जाना चाहिए या फिर परिवर्तन की जरूरत है। 15 दिनों तक वो किलेबंदी में लगे हैं। 23 जिले में हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा, अभी तैयारी क्या है और अभी और संभावना क्या है, ये सारे टटोल रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि भ्रष्टाचारी सरकार नहीं रहेगी और उसके बाद ईडी की छापेमारी ने पश्चिम बंगाल के माहौल को और भी बदल दिया। क्योंकि ये घोटाले जो हुए थे वो 2 साल में लोगों के जेहन से धीरे धीरे खत्म हो जा रहे थे, जाते रहे थे कि नहीं वो मामला खत्म हो गया। लेकिन अब जब ईडी की छापेमारी हुई है, लोगों के दिमाग में वही नोटों का पहाड़ भी दिख रहा है, वही उसके घर से 51 करोड़ रुपए दिख रहे हैं, वही उसके फ्लैट से ये तिजोरियों से मिलने वाले पैसे कैश दिख रहे हैं और वो सारे चीज रिकॉल करवाना है। लेकिन केवल ईडी नहीं है, बल्कि एनआईए की छापेमारी भी चल रही है। मालदा हिंसा में अभी सारे लोग पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन अब तक एनआईए ने जितने छापेमारी की, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, उत्तरी दिनाजपुर में, उसमें अब तक 35 लीडर, 35 लोग गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद नोटिस तो 51 लोगों को भेजा गया है। 35 लोगों को गिरफ्तार कर इस हिंसे में उन्हें जेल के अंदर डाला गया है और अलग अलग इलाकों में अभी भी छापेमारी एनआईए की चल रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब से कहा है और उस सुनवाई में यह पता चला कि ये पूरी की पूरी लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी और एनआईए को के सामने जो तथ्य सबूत आंकड़े आए कि किस तरीके से 10 दिन से ये तैयारी की जा रही थी, उसके बाद एनआईए ने पूरे नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी कर ली है। 35 लोग अरेस्ट किए गए हैं और ये सारे के सारे ये टीएमसी के लोग हैं। ममता बनर्जी जिनके दम पर वहां भीड़ इकट्ठा करती रही है, जिसके दम पर दंगा फैलाती रही है, जिसके दम पर हंगामा करती रही है। लेकिन इस बीच मुर्शिदाबाद में एक और काम हुआ है। अभी टेम्परोरी तौर पर मुर्शिदाबाद में जो बार बार डिमांड की जा रही थी कि पुलिस चौकियां तो है, लेकिन यहां पर बीएसएफ का कैंप भी होना चाहिए। वो टेम्परोरी कैंप चल रहा है, वहां पर बीएसएफ के जवान पहुंच गए हैं और बॉर्डर इलाकों में तो फ्लैग मार्च चल रहा है सेंट्रल फोर्सेस का। यानी पूरा का पूरा माहौल पश्चिम बंगाल में बदल गया।
और कोलकाता में तो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने सरेंडर ही कर दिया। जो सारी की सारी कोलकाता की सीटें, उत्तरी कोलकाता, दक्षिणी कोलकाता की 14 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमा कर रखा था। जैसे ही ये वोटर लिस्ट सामने आया, अभिषेक बनर्जी को भी लगने लगा अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जीत का मार्जिन था टीएमसी का 6,23,000 के आसपास, उससे थोड़े से ही कम 6,08,000 वोट वहां पर कटे हैं। यह मार्जिन के बराबर वोट का मतलब है कि जितने फर्जी वोटर थे ये टीएमसी ने कोलकाता के क्षेत्र में जुटा कर रखे थे, क्योंकि वही तो क्षेत्र है जहां पर प्रशांत किशोर ने अपना नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़वाया था 2021 में, जब चुनाव प्रचार के लिए उसकी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी। वो कैंपेन को लीड कर रहा था, उस समय अपना नाम भी जुड़वाया। ये कैसे जुड़वाया? और उसने अकेले जुड़वाया या फिर इधर उधर से लाकर दूसरे लोगों का नाम भी जुड़वाया, फर्जी नाम भी जुड़वाए। और यही तो आधार है कि केवल 14 सीटों पर ये 6 लाख वोट कटे हैं, और 6 लाख वोट कटे यानी कि मार्जिन के बराबर कटे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में हारती नहीं, जबरदस्ती हरा दिया गया फर्जी वोटिंग करवा के। इसलिए ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने भी सरेंडर कर दिया। कोलकाता अब हमारे हाथों से छिन गई है। लेकिन अभी माहौल पूरी तरह से नहीं बदला, अभी बदलना और बाकी है। एनआईए के छापे, ईडी के लगातार छापेमारी, अभी तो ये पार्थो चटर्जी के घर पर छापेमारी हुई है। अभी टीएमसी के 19 बड़े नेता मंत्री ऐसे हैं जिसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही है। और उससे भी बड़ी बात, अभी तो प्रतीक जैन के खिलाफ फिर से छापेमारी होना बाकी है, क्योंकि वही व्यक्ति आईपैक वाला जिसके घर पे छापेमारी हुई थी, तो ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी। और अभी लास्ट लेग ऑफ कैंपेन, अंतिम में जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, ये पूरा कैंपेन मैनेज करने वाला प्रतीक जैन, अभी तो प्रशांत किशोर छिपा हुआ है। अगर इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा होगा, कुछ बातें बता रहा होगा तो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट वो नहीं आ रहा, क्योंकि आईपैक से उसने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन प्रतीक जैन जो स्ट्रेटजी बना रहा है, फिर से उसके घर पर छापेमारी होनी है। उसे भी समन भेजा गया है, कोऑपरेट वो भी नहीं कर रहा जैसे पार्थ चटर्जी नहीं कर रहा था, तो उसके घर पर फिर से छापे पड़ेंगे। उसका तो अरेस्ट वारंट आएगा और फिर ममता बनर्जी छटपटाएगी, चिल्लाएगी, क्योंकि इस केस में तो उनका भी नाम है दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के लिए। तो अभी माहौल बदलना शुरू हुआ है, अभी तो खेला और बाकी है। जो ममता बनर्जी खेला होबे करती थी, इस बार खेला उनका बिगड़ा हुआ है, और इसलिए टीएमसी के अंदर भगदड़ मची हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।